वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। मोबाइल एप्लीकेशंस के कई सारे वर्जन्स होते हैं। आप देखते होंगे पुराना वर्जन अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है तो न्यू वर्जन अपडेट करने का मैसेज आता है। लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो ना तो लैंग्वेज में भी वर्जन्स होते हैं। ये ज़रूरी है कि पहले पुराना वर्जन के लैंग्वेज को पढ़ा जाए फिर नए वर्जन के लैंग्वेज को पढ़ा जाए। तो जो आपने HTML पढ़ा मुझसे वो HTML का 4 वर्जन था। HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5। वो आगे पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने के बाद। जावास्क्रिप्ट कब पढ़ते हैं? CSS पढ़ने के बाद। वैसे सिलेबस की आपको जानकारी ऑलरेडी होंगी अगर आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो तो। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चूज़ कीजिए, अलग अलग मत पढ़िए, नहीं तो प्रॉपर वेबसाइट डेवलप करने नहीं आएगा। हमेशा से रेकमेंड करते आ रहा हूँ कि आप इसी प्लेलिस्ट से पढ़ोगे तो जिसके बाद जो पढ़ने की आवश्यकता है सब आपको इसमें मिल जाएगा। खुद से डिसीजन मत लीजिए। तो HTML4 आप पढ़ चुके हो। HTML4 के बाद हम CSS पढ़ते हैं। अब CSS भी 2 वर्जन का है, CSS2 और 3। पहले पढ़ा जाता है CSS2। तो अब तक जो मुझसे आप पढ़ रहे थे CSS, वो CSS का वर्जन 2 था। जब वर्जन 2 पढ़ लेते हैं तब हम CSS का वर्जन 3 पढ़ते हैं। तो 2 आप पढ़ चुके हो, अब समय है कि आप CSS के 3 वर्जन को सीखो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पहले आपने मुझसे पढ़ा HTML का 4 वर्जन, फिर आपने पढ़ा CSS का मुझसे 2 वर्जन। अब समय है कि आप CSS 3 पढ़ो। CSS 3 पढ़ने के बाद आप मुझसे सीखोगे जावास्क्रिप्ट और फिर इसको सीख लेने के बाद आप मुझसे सीखोगे HTML5। ये प्रॉपर फ्लो होता है पढ़ने का, तो ही आप HTML5 को सही से समझ सकते हो, क्योंकि HTML5 पढ़ने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो अभी तो काफ़ी समय है, अभी आप CSS2 ही पढ़ रहे हो मुझसे। इसके बाद आज से हम शुरू करेंगे CSS 3। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये। चलिए समझते हैं कि CSS2 और CSS 3 में क्या डिफरेंस है। CSS2 तो आपने मुझसे पढ़ लिया, CSS 3 को जानिए। याद रखिए, वर्जन जब हम चेंज करते हैं ना तो लैंग्वेज में जो उसको लिखने का तरीका होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे CSS2 में CSS लिखने का कितना तरीका है? 3 तरीका है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो ये तीनों तरीका CSS 3 में भी होगा। अंतर क्या होगा? जिन प्रॉपर्टीज़ को आपने CSS2 में पढ़ा उनको आप और शॉर्ट लिख पाओगे। अब जैसे CSS2 में आपने बॉर्डर से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टी पढ़ा, बॉर्डर स्टाइल, फिर आपने पढ़ा बॉर्डर विड्थ, फिर आपने पढ़ा बॉर्डर कलर। तो है ना, बॉर्डर देने के लिए 3 प्रॉपर्टी लिखना पड़ा। कोड की संख्या ज़्यादा है, ऐसी प्रॉब्लम किस में है? CSS 2 में। लेकिन यही चीज़ अगर मैं CSS 3 में आपको सिखाऊंगा तो ये आपको 3 प्रॉपर्टी नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपको एक ही प्रॉपर्टी लिखना होगा, बॉर्डर। यहाँ देखिए, यहाँ 2 में 3 प्रॉपर्टी लिखना पड़ता था, ऐसे लिखते थे ना, लेकिन CSS 3 में एक ही प्रॉपर्टी आप लिखोगे। तो पहला डिफरेंस है कि CSS2 में आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी लिखते हो और CSS 3 में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। और भी आपने लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज सीखा है मुझसे CSS2 में, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, फिर मार्जिन हाइफन बॉटम, फिर मार्जिन हाइफन टॉप। इतना बड़ा आप लिखते हो। यही चीज़ शॉर्ट हैंड में कैसे होगा? सीधे होगा मार्जिन। वैसे ये मैंने पढ़ाया था आपको CSS2 में ही, पढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये CSS 3 का चैप्टर है। ठीक वैसे ही आपने पैडिंग से रिलेटेड पढ़ा था, पैडिंग टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। यहाँ CSS 3 में आप क्या लिखोगे? सीधे आप लिखोगे पैडिंग। तो पहला डिफरेंस है कि इसमें आप लॉन्ग हैंड लिखते हो प्रॉपर्टी CSS2 में, और CSS 3 में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप लिखते हो। दूसरा डिफरेंस, आप किसी शेप्स को नहीं बना सकते हो CSS2 में। शेप जानते हैं ना, MS वर्ड में आपको दिखता होगा शेप। यहाँ देखिए इंसर्ट के अंदर यह है ना शेप, इस तरीके का। तो इतना सारा शेप तो नहीं, लेकिन लगभग शेप्स आप बना सकते हो CSS 3 में। वैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए अगर आप नए हो चैनल पे तो, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। और ये प्रोजेक्ट आपने बनाया कि नहीं, ज़रूर बनाइए। चैप्टर नंबर 19 ये बन जाएगा तो चैप्टर 20 वाला भी प्रोजेक्ट ज़रूर बनाइएगा। अगला डिफरेंस समझिए, CSS2 में एनिमेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। एनिमेशन होता है ना वेबसाइट के अंदर। जैसे मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाया था, एनिमेट.स्टाइल। आप क्लिक करते हो तो अलग अलग एनिमेशन दिखता है।
बस आप इसके लिंक का इस्तेमाल करते हो और कोड कॉपी पेस्ट करते हो तो आपके सामने एनिमेशन आ जाता है। लेकिन अगर मुझे खुद से अपना एनिमेशन बनाना है, जैसे इसने जेलो वोबल टाटा स्विंग इस नाम से बना कर दिया, मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी का खुद का कोड लिखकर एनिमेशन बनाऊँ, तो ये फैसिलिटीज़ आपको CSS2 में नहीं मिलती है। वो किस में मिलेगा आपको? CSS3 में। तो ये बनाना आप सीखोगे कस्टम एनिमेशन, आपको इसके लिंक को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, ट्रांसफॉर्म की फैसिलिटीज़ मिलती है आपको CSS3 में। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया कि शेप बनाकर उसको टेढ़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसको 3D में दिखा सकते हैं। अगला डिफरेंस, आपको रेस्पॉन्सिव कोड लिखने की फैसिलिटीज़ मिल जाती है CSS3 में, जो CSS2 में नहीं था। रेस्पॉन्सिव का मतलब कि वेबसाइट डेस्कटॉप पे कुछ और दिखेगा लेकिन फ़ोन पे जाते ही वो अपने आप को अरेंज कर लेगा। जैसे देखिए यूट्यूब डेस्कटॉप पे ऐसा दिखा, लेकिन देखिए फ़ोन पे जाते ही इसने अपने आप को अरेंज कर लिया। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सब कुछ छुप गया था, क्लिक करने पे इधर आया। तो हमारा वेबसाइट डेस्कटॉप पे कुछ और दिखेगा, फ़ोन पे कुछ और दिखेगा। अगर ऐसा कोड लिखना है ना तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रेस्पॉन्सिव, और वो आप किस में सीखते हो? CSS3 में। तो ऐसे भी पढ़ते हैं कि हम CSS3 में रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सीखते हैं। और आज के समय में वैसा वेबसाइट जो रेस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब जो फ़ोन पे अपने आप को अरेंज नहीं करता है, उस वेबसाइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़रा आप ही सोचो, फ़ोन का स्क्रीन काफ़ी छोटा है, डेस्कटॉप का स्क्रीन काफ़ी बड़ा होता है। अगर यूट्यूब अपने वेबसाइट को फ़ोन पे अरेंज नहीं करेगा तो क्या आप चला पाओगे? सही से नहीं चला पाओगे। तो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सीखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये किस में सीखते हैं? CSS3 में। अगला डिफरेंस, आप इमेज में इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे इमेज का ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, किसी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ह्यू सैचुरेशन, इस तरह के इफ़ेक्ट आप फ़ोन में देखते होंगे किसी इमेज एडिटिंग ऐप्स में। तो इमेज एडिटिंग ऐप्स का लगभग 5-6 फीचर्स आपको मिल जाता है इफ़ेक्ट्स के रूप में CSS3 के अंदर, जिससे आप अपने इमेज के क्वालिटी को और बेटर दिखा सकते हो। अभी क्या होता है, जैसा फ़ोटो होता है वैसा आप अपने वेब पेज पे सेट कर देते हो। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये जो थंबनेल दिख रहा है ना यूट्यूब चैनल पे, इसको तुम ब्लैक एंड वाइट दिखाओ तो दिक्कत होगा, CSS2 में आप नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन CSS3 में ऐसा फीचर है कि आप अपने रंगीन फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, और भी मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आप डाल सकते हो। जिस दिन इफ़ेक्ट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें आप जानोगे। अगला डिफरेंस आपको मिलता है शैडो का। आप जो लिखोगे या जो डब्बा बनाओगे या जो फ़ोटो सेट करोगे उसमें आप शैडो दे पाओगे। शैडो का मतलब उसका छाया दिखा पाओगे, रिफ्लेक्शन। यहाँ तक कि जो फ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा दिया गया हुआ है वो भी CSS2 का टॉपिक नहीं है, वो CSS3 का ही टॉपिक है। अब तक आप लेआउट फ्लेक्स से बनाते थे CSS में, HTML में आप टेबल से बनाते थे। CSS3 लेआउट बनाने के लिए एक और चीज़ आपको प्रोवाइड करता है जिसे कहा जाता है ग्रिड। अगर आप ग्रिड पढ़ोगे ना तो फ्लेक्स से भी ईजी हो जाएगा आपका काम। अब तक जितना भी लेआउट का स्ट्रक्चर आपने तैयार किया CSS2 में सब फ्लेक्स से था। CSS3 में नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा लेआउट बनाने के लिए ग्रिड, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ते जाएंगे। ये चैप्टर में सिर्फ मैं अंतर बता रहा हूँ आपको CSS2 और 3 में क्या अंतर है। एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, आप स्क्रॉल बार को और अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। जैसे ये स्क्रॉल बार है ना, इसको बहुत अच्छा आप दिखा सकते हो CSS3 के अंदर। तो इतना सारा चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग होगा आपका एनिमेशन। आप अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस को बनाना सीखोगे। आप YouTube पे वीडियो देखते हो, उसमें एडवर्टीजमेंट के एनिमेशंस आते हैं, वो सारे एनिमेशंस आप CSS से बना पाओगे ईजिली। वैसे ये CSS3 का चैप्टर फर्स्ट था, ये भी इसी में ऐड हो जाएगा, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, इस प्लेलिस्ट में। वैसे इसका भी CSS3 का भी स्पेशल प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगा आपको, जैसे CSS2 का है, लेकिन वैसे नहीं पढ़िएगा, आपको इसी प्लेलिस्ट से पढ़ना है। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।